22 मई 2024 को आरबीआई ने एक ऐलान करके सबको चौंका दिया। उसने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को 2,11,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया। ये पिछले साल के डिविडेंड 87,416 करोड़ से पूरे 141% ज्यादा था। वो छोड़ दीजिए अगर आप, तो खुद सरकार ने जितना अनुमान सेट किया था उससे भी 2 गुना था। तो पहला सवाल उठ रहा है कि आरबीआई इतना पैसा आखिर सरकार को क्यों दे रहा है, और अगर दे रहा है तो इतना हल्ला क्यों मच रहा है। आरबीआई कमाता कैसे है, उसके पैसे कहाँ खर्च होते हैं, आरबीआई और सरकार के बीच इस डिविडेंड को लेकर क्यों खींचतान या विवाद होता रहा है, आरबीआई से मिलने वाले इस पैसे से सरकार को या हमें क्या फायदा होगा, इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज जानेंगे आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि आरबीआई कमाता कहां से है। आरबीआई को मुख्यतः 3 तरीकों से कमाई होती है। पहला साइन्योरेज, दूसरा इंटरेस्ट और तीसरा फॉरेक्स डीलिंग। एक एक करके तीनों को समझते हैं। पहला तो यही है साइन्योरेज। ये फैंसी नाम सुनकर आपने घबराना नहीं है, इससे आसान भाषा में समझने के लिए ही हम हैं। वैसे तो आरबीआई के जिम्मे अथाह काम होते हैं और इनमें से एक काम होता है नोटों की छपाई का, और इस छपाई से उसे होता है फायदा। इसी कॉन्सेप्ट को साइन्योरेज कहते हैं। अब ये जानते हैं कि आरबीआई इनसे फायदा कैसे कमाता है। दरअसल आरबीआई नोट छापकर बैंक्स को देता है और वो पैसा बैंकों और अन्य जरियों से होते हुए इकॉनमी में यानी आपके हमारे पास आता है। लेकिन बैंक्स को नोट फ्री में नहीं मिलता। जितने नोट उनको चाहिए उसके बराबर का पैसा आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है। मतलब एक 100 रुपए का अगर आपको नोट लेना है, एक नोट 100 रुपए का, तो बैंक को 100 रुपए के बराबर का सामान रखना पड़ेगा। ये नोट भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, गोल्ड। आप सोचेंगे कि बैंक नोट लेने के बदले नोट दे रहा है, इसका तुक क्या बना। दरअसल बैंकों को पुराने नोट बदलने होते हैं, तो इसी चक्कर में बैंक आरबीआई से पुराने नोट देकर नए नोट उठा लेते हैं। इसी से होती है कमाई। कैसे? दरअसल नोट छापने में खर्च उतना नहीं आता जितना आरबीआई बैंक से वसूलता है। मिसाल के तौर पर आंकड़े बताते हैं कि एक 100 रुपए का जो नोट होता है उसे छापने में करीब 2 रुपए का खर्च आता है। 200 रुपए का नोट 3 रुपए में छप जाता है। 500 रुपए का नोट छापने में 2.25 रुपए और 2000 का नोट छापने में 3.5 रुपए का खर्च आता था। हालांकि 2000 का जो नोट है वो अब बंद हो गया है, आरबीआई छाप नहीं रहा। लेकिन आरबीआई इन नोटों की असल वैल्यू के बराबर ही पैसा बैंक से लेता है कि अगर आपको 500 के 2 चाहिए तो आपको 500 के या तो नोट देने पड़ेंगे या तो आपको देने पड़ेंगे 500 के बराबर का मूल्य का बॉन्ड या सोना। मतलब एक 100 रुपए का नोट बना 2 रुपए में, मगर आरबीआई ने उसे बेचा 100 रुपए में। यानी एक नोट पर लगभग 98% का फायदा। लगभग मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये जो फ्लैट कैलकुलेशन हम दे रहे हैं उस तरह से असल जिंदगी में काम होता नहीं है। हम समझाने के लिए बता रहे हैं, इसके करीबी मैथ है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। अब आरबीआई हर साल एक नहीं लाखों नोट छापता है। FY 2022-23 यानी कि 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष था उसके आंकड़ों को आप देखिए। आरबीआई ने बीते वित्तीय वर्ष अलग अलग वैल्यू के टोटल 2,26,002 नोट छापे थे, जिन्हें छापने में 4,984 करोड़ 80 लाख का खर्च आया। लेकिन आरबीआई ने इन नोटों के बदले बैंकों से नोटों की ओरिजिनल वैल्यू बराबर ही पैसा लिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नोटों की छपाई से आरबीआई को कितने का फायदा हुआ होगा। इसके अलावा दूसरा सोर्स है इंटरेस्ट। आरबीआई को बहुत सारी जगहों से मिलता है ब्याज। नोट बेचने के अलावा आरबीआई को बैंकों से एक और चीज़ के पैसे मिलते हैं। दरअसल बैंकों को अपनी कमाई का एक तय हिस्सा आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है और इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। फिलहाल ये 4.5% पे सेट किया हुआ है। यानी बैंकों के पास अगर 100 रुपए हैं तो उसमें से 4.5 रुपए उनको आरबीआई के पास ही रखने पड़ेंगे। इसके बदले आरबीआई बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता है। आरबीआई CRR रखवाता क्यों है, आप पूछेंगे कि जब ब्याज नहीं देना तो पैसा क्यों रखा आपने। इसकी वजह क्या है? इसका मकसद है इकॉनमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, जो तय करता है कि इकॉनमी में कितना कैश रहेगा और कितना नहीं। क्योंकि मार्केट में जितना पैसा होता है उसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। बहुत पैसा होगा तो महंगाई भी ऊपर चली जाएगी। तो बेसिकली महंगाई को कंट्रोल करने का एक टूल है CRR। अब आरबीआई CRR के नाम पर मिलने वाले पैसे को फिर से उधार पर बांटकर ब्याज कमाता है। नोटों की छपाई, बैंकों के रिजर्व से जो पैसा आता है, आरबीआई उसे ब्याज पर बांटकर और पैसे कमा लेता है।
आरबीआई जिस दर पर बैंकों को ब्याज देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। फिलहाल रेपो रेट है 6.5%, 6.5%। इसके अलावा आरबीआई खुद भी बैंकों से पैसा उधार लेता है। इस उधार के बदले बैंक्स को वो ब्याज देता भी है। इसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो। आरबीआई इस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करके उससे ज़्यादा ब्याज कमा सकता है। बैंकों के अलावा सरकार भी आरबीआई से पैसे उधार लेती है। इसके लिए सरकार बॉन्ड जारी करती है जिसे आरबीआई खरीद लेता है और इस उधार के बदले आरबीआई को सरकार से भी ब्याज मिलता है। भारत सरकार की तरह अन्य देशों की सरकारों को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आरबीआई दूसरे देशों के बॉन्ड भी खरीदता है जिससे उसे ब्याज तो मिलता ही है, साथ में करेंसी एक्सचेंज का भी फायदा होता है। अब ये करेंसी एक्सचेंज का खेल कैसे काम करता है वो समझते हैं। मिसाल के तौर पर आरबीआई यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदता है तो उसे ब्याज मिलेगा डॉलर में, और रुपए के सामने अगर डॉलर महंगा हुआ तो आरबीआई को ब्याज से मिलने वाली रकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अब आंकड़े कह रहे हैं कि इस साल आरबीआई की जो कमाई बढ़ी है उसमें फॉरेक्स डीलिंग का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, आरबीआई की कमाई फॉरेक्स डीलिंग से भी होती है। फॉरेक्स बनता है फॉरेन एक्सचेंज से, यानी कि विदेशी करेंसी। आरबीआई को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए विदेशी करेंसी की खरीद बिक्री भी करनी होती है। इसी प्रोसेस में कमाई हो जाती है। दरअसल आरबीआई अपने पास फॉरेक्स रिजर्व नाम की एक तिजोरी रखता है। इस तिजोरी में मुख्यतः विदेशी मुद्राएं और गोल्ड वगैरह होते हैं। विदेशी मुद्राओं में भी ज़्यादातर हिस्सेदारी डॉलर, यूरो और पाउंड की होती है। फॉरेक्स रिजर्व रखने के पीछे भी वजह है। पहला, इंटरनेशनल ट्रेड यानी दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए, और दूसरा, रुपए की कीमत को स्थिर रखने के लिए, तीसरा, मार्केट में स्थिरता बनाए रखने के लिए। आरबीआई 2 तरीकों से फॉरेक्स रिजर्व में विदेशी करेंसी भरता है। करेंसी की डायरेक्ट खरीदारी करके और उस देश का सरकारी बॉन्ड लेकर। फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ आरबीआई ही नहीं, सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स रखते हैं ताकि कल को कोई युद्ध हो जाए, कोविड जैसी महामारी आ जाए, कोई क्राइसिस आ जाए, तीसरा, तो सेंट्रल बैंक्स मजबूती से स्थिति को संभाल सकें। इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड भी खरीद कर रखा जाता है। आंकड़े जैसे हमने पहले भी बताया, आरबीआई की कमाई बढ़ने की बड़ी वजह फॉरेक्स रिजर्व है। 3 मई 2024 तक आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में टोटल, सुनिएगा, 64,000 करोड़ डॉलर जमा थे। इनमें से करीब 56,000 करोड़ डॉलर के फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी विदेशी करेंसी और विदेशी बॉन्ड्स थे, और तकरीबन 5,000 करोड़ डॉलर का था सोना। अमेरिका में सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर भी बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में अमेरिकी बॉन्ड पर 2.5% का ब्याज मिल रहा था, जो अगले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर 5% के आसपास ट्रेड कर रही है। यानी आरबीआई को अकेले यूएस बॉन्ड्स पर ही करीब 2.5% से ज़्यादा रिटर्न मिल गया। उसके बाद आरबीआई की दूसरी कमाई हुई है डॉलर की ट्रेडिंग से। शेयर्स की तरह ही करेंसी की भी ट्रेडिंग होती है। सीएनबीसी की एक रिपोर्ट में इकोनॉमिस्ट्स के अनुमान के मुताबिक आरबीआई का $1 जो आया होगा 75 से 76 रुपये में उसने लिया होगा, वहीं बेचा 83 रुपये में। यानी हर डॉलर पर 8 रुपये का फ़ायदा। सारे नहीं, जितने बेचे, जितने एक्सचेंज किए। और आरबीआई के ही आंकड़े बताते हैं कि FY24 में 153,000 करोड़ डॉलर की ट्रेडिंग उसने की। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि आरबीआई ने तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर ली। इसके बाद बारी आती है गोल्ड की। पिछले 1 साल में गोल्ड की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20% बढ़ गई है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बताया, आरबीआई की रिजर्व यानी तिजोरी में 3 मई 2024 तक 54 अरब 88 करोड़ डॉलर का गोल्ड था। तो जाहिर सी बात है आरबीआई के गोल्ड का दाम भी बढ़ा ही है। सीएनबीसी की रिपोर्ट बताती है कि कुल मिलाकर डॉलर की बिक्री, विदेशी बॉन्ड पर ब्याज और गोल्ड रिजर्व से तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। मई के आखिर में आरबीआई जब एनुअल स्टेटमेंट जारी करेगा तब हमें पता चलेगा कि उससे FY24 में कुल कितनी कमाई हुई है एग्जैक्टली। लेकिन SBI इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया है कि बीते वित्तीय वर्ष में आरबीआई की कुल कमाई 3.75 लाख करोड़ रुपए रह सकती है, यानी 3,75,000 करोड़ रुपए। ये वित्तीय वर्ष 2023 में 2,35,000 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2022 में 1,60,000 करोड़ रुपए के करीब थी। ये तो कमाई का हिसाब हुआ। अब जरा आरबीआई के खर्चों का हिसाब किताब देखते हैं। आरबीआई के मुख्य खर्चे ब्याज, एम्प्लॉय कॉस्ट यानी सैलरी वगैरह, एजेंसी चार्ज, कमीशन, नोटों की छपाई और कंटीजेंसी फंड समेत कुछ अन्य प्रोविजंस पर होते हैं। जैसा हमने पहले भी बताया, हमारे पास FY23-24 का एनुअल स्टेटमेंट अभी है नहीं, क्योंकि जारी नहीं हुआ। इसलिए हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई के मेन खर्चे कौन कौन से हैं। FY23 में आरबीआई का कुल खर्च 1,48,037 करोड़ रुपए था। सबसे ज़्यादा खर्च हुआ एम्प्लॉय कॉस्ट में
6,000 करोड़, उसके बाद नोटों की छपाई पर 4,000 करोड़ लगे, एजेंसी चार्ज या कमीशन के नाम पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब आरबीआई से कौन एजेंसी का चार्ज ले लेता है, उसको भी बताते हैं। सरकार से जुड़े बैंकिंग के काम के लिए आरबीआई बैंक्स को एजेंसी चार्ज देता है, जैसे कि पेंशन, सब्सिडी वगैरह, क्योंकि ये आरबीआई के बैंकिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं उस रोल में जिसका मेहनताना उन्हें आरबीआई देता है। इन खर्चों के बाद सबसे ज़्यादा यानी तकरीबन 1,31,000 करोड़ रुपए कंटिजेंसी फंड के नाम पर रखे गए, जो आरबीआई के कुल बैलेंस शीट का 6% है। अब ये कंटिजेंसी फंड क्या होता है? आरबीआई अपना खुद का भी रिस्क बफर रखता है, जो भविष्य में किसी वित्तीय उठापटक से इकोनॉमी को सेफ्टी देने में काम आती है। जैसे कोई युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, कोई महामारी आ जाए, रुपए में किसी वजह से भारी गिरावट आ जाए, तब ये कंटिजेंसी फंड जो हमारे पास है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और आरबीआई ने बताया कि उसने FY24 में कंटिजेंसी फंड के नाम पर बैलेंस शीट का 6.5% सेव करके रखा, यानी FY23 से 0.5% ज़्यादा। बाकी बचा प्रॉफिट जो है वो सरकार को चला जाता है, जिसे आरबीआई केंद्र सरकार को डिविडेंड के तौर पर ट्रांसफर कर देता है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ही आरबीआई की मालिक भी है, इसलिए सभी ज़रूरी खर्चे करने के बाद जैसे कंपनीज अपने एक्स्ट्रा जो कमाई उनको बचती है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर देती हैं, वैसे ही आरबीआई अपनी एडिशनल कमाई इकलौती शेयर होल्डर या यूँ कहें मालिक केंद्र सरकार को दे देती है। मालिक हमने समझाने के लिए कहा है, एक्चुअल रिलेशनशिप उनका अलग है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 47 कहता है कि आरबीआई का सरप्लस प्रॉफिट भारत सरकार को ट्रांसफर किया जाएगा। आरबीआई के डिविडेंड से सरकार को फिस्कल डेफिसिट घटाने में मदद मिलती है। FY24 के लिए आरबीआई 2,11,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड देगा, जो FY23 में 87,000 करोड़ ही था। सरकार बजट पेश करते हुए आरबीआई से मिलने वाले डिविडेंड का अनुमान भी देती है। 2024 के अंतरिम बजट में सरकार ने अंदाजा लगाया था कि उसे आरबीआई से 1,02,000 करोड़ मिलेंगे, यानी आरबीआई ने सरकार की उम्मीद से डबल पैसा दिया। अब ये रकम आरबीआई की तरफ से सरकार को मिलने वाली अब तक की सबसे बड़ी रकम थी डिविडेंड की शक्ल में। इससे पहले आरबीआई ने सबसे ज़्यादा डिविडेंड भारत सरकार को दिया था FY19 में 1,76,000 करोड़ रुपए, लेकिन उसके पीछे भी एक मसालेदार कहानी है। असल में इस सरप्लस फंड को लेकर सरकार और आरबीआई के बीच में नोकझोंक काफ़ी हुई। आरबीआई की प्राथमिकता अपने कंटिजेंसी फंड को मजबूत करने पर रहती है, वहीं सरकार की दलील रहती है कि कंटिजेंसी फंड को घटाकर हमें ज़्यादा पैसा दे दो, तभी तो उस पैसे को वापस लोगों के लिए खर्च किया जा सकेगा। इसलिए आरबीआई और सरकार के बीच में तू-तू मैं चलती रहती है। ये नई नहीं है, इतिहास में चली आई है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में लिखा था कि तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल और केंद्र सरकार के बीच इस चीज़ को लेकर बहस हुई थी। सरकार ने कहा कि इसका एक फॉर्मूला होना चाहिए कि आरबीआई कमाई का कितना हिस्सा कंटिजेंसी फंड में रखे और कितना सरकार को भेजे। इसके लिए नवंबर 2018 में बिमल जालान की कमेटी बनी। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि आरबीआई को अपने बैलेंस शीट का 5.5 से 6.5% ही कंटिजेंसी फंड के तौर पर रखना चाहिए। आरबीआई ने 2018-19 के एनुअल स्टेटमेंट को बिमल जालान के सुझाव के हिसाब से तैयार किया। कमेटी के सुझावों को ना मानती तो उस साल आरबीआई सरकार को 1.23 लाख करोड़ रुपए ही ट्रांसफर करती। चूंकि कमेटी के सुझाव 2018-19 में अमल आ चुके थे, इसलिए उस हिसाब से आरबीआई को 52,637 करोड़ रुपए और देने पड़े और इस तरह 2018-19 में आरबीआई की तरफ से भारत सरकार को टोटल 1.76 लाख करोड़ का रिकॉर्ड डिविडेंड दिया गया। अब आप सोचिए कि आरबीआई की मालिक सरकार न होकर अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती जिसके पास 2.1 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल फंड होता तो उसके एम्प्लॉयज़ की क्या बल्ले बल्ले होती। खैर, आज के एपिसोड में इतना ही। इसे लिखा था उपासना ने और आलोक ने इसे आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।